Good morning, student. Today our topic is उत्सर्जन तंत्र। नाइट्रोजन अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है। नाउ द फर्स्ट इज अमोनिया, सेकंड इज यूरिया, थर्ड इज यूरिक अम्ल। सो यहाँ पर आप जिसे देख रहे हैं अमोनिया उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके अनेक स्थिर मछलियाँ और उभयचर। यूरिया उत्सर्जन किया जाता है, इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स हैं स्तनधारी समुद्री मछलियाँ। और यूरिक अम्ल पक्षियों और सरीसृपों द्वारा कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में कन्वर्ट किया जाता है और यूरिक निर्माण किया जाता है। नाउ ये तो आपके नाइट्रोजन अपशिष्ट हो गए जो हमने तीन प्रकार के पढ़े थे। अब यहाँ पर आपका टॉपिक आता है मानव उत्सर्जन तंत्र और उसकी मैकेनिज्म आएगी, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर आएगा। उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों एवं अतिरिक्त लवणों को बाहर त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है। ये आपकी परिभाषा है उत्सर्जन की, डेफिनेशन ऑफ उत्सर्जन। उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से अगर हम बात करें तो ये उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। इसके अंदर कुछ इसके पार्ट्स बताए गए हैं, ठीक है, जो इसके अंदर होते हैं। पहला है वृक्क। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये दोनों वृक्क उदर में कशुरदंड दोनों ओर स्थित होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। मूत्रवाहिनियाँ यह वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती हैं। इसकी भित्ति में संकुचन क्रमाकुंचन पाया जाता है और जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। थर्ड है आपका मूत्राशय, उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनियाँ आकर खुलती है व इससे मूत्र को संग्रहित किया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हेयर द मूत्राशय। नाउ मूत्र मार्ग, मूत्राशय का पश्च भाग सकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। नाउ अगला टॉपिक आ रहा है आपका वृक्काणु। ये स्मॉल यूनिट है आपके उत्सर्जन तंत्र की। वृक्काणु जिसे हम नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। इसमें पहला भाग है इसका वोमेन संपुट, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये रहा है यहाँ पर आपके वोमेन संपुट जो लिखा हुआ है। सो वोमेन संपुट प्रत्येक वृक्काणु का अग्र सिरा प्याले के समान होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिसे हम वोमेन संपुट कहते हैं। इसमें रक्त केशिकाओं का गुच्छे के समान संरचना होती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गुच्छा बन रहा है यहाँ पर एक ये, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये गुच्छा यहाँ बन रहा है और यहाँ से निकल रही है, ठीक है। नाउ जिसे केशिका गुच्छ या कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, जो हमने यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं इस समय ये वाला। इससे उत्सर्जित पदार्थ छनकर वोमन संपुट में आते हैं, यानी कि इस प्याले नुमा संरचना में आते हैं। अब आप एरो को देख सकते हैं, जो एरो यहाँ पर आपके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वृक्क नलिका जो है इसके बाद आगे वर्कआउट होती है। वोमन संपुट से नीचे की ओर निकली नलिका, जिसका दूसरा हिस्सा संग्रह नलिका में जुड़ा होता है। संग्रह नलिका जो आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है इस समय, ठीक है, उसमें जुड़ा होता है। मध्य भाग में हैनले का लूप होता है। जो लूप आप देख पा रहे हैं ये इस तरह का, इसमें पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। हैनले का लूप, इस वाले लूप को हैनले का लूप कहते हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ इसके बाद अगले पेज पर आते हैं, जिसके अंदर पुनः अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है हैनले के लूप में। हाँ जी, तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं मूत्र निर्माण, जो आपके मूत्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है उनको तीन चरणों में संपादित होती है: निस्पंदन, पुनः अवशोषण एवं स्त्रवण। सबसे पहले जो रक्त है वो वृक्क धमनी द्वारा लाया जाता है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें अभिवाही धमनी द्वारा वोमेन संपुट में लाया जाता है, जो हमने देखा था कप के आकार की संरचना थी। यहाँ पर रक्त का निस्पंदन होता है। निस्पंदन यानी कि छनता है, कार्य पूर्ण किया जाता है। यहाँ पर ये ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल आदि निस्पंदित होकर वोमन संपुट में आते हैं, उस कप के आकार की संरचना में आते हैं और ये निस्पंदन फिर वृक्क नलिका से होकर गुजरता है, जो हैनले की लूप की तरफ जाता है, जहाँ पर इनका पुनः अवशोषण होता है। वृक्क नलिकाओं की कोशिकाओं में निस्पंदन से ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल आदि उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लेती है और शेष अपशिष्ट पदार्थ जो है वो आपकी वृक्क नलिकाओं के द्वारा संग्रह नलिका में आपके आ जाते हैं और लाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। और ये मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में संग्रहित कर लिया जाता है। मूत्राशय वह अंग है जहाँ मूत्र को जमा किया जाता है। पर्याप्त मूत्र जमा होने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक संदेशों द्वारा पेशियों के संकुचन और शिथिलन द्वारा मूत्र मार्ग द्वारा इसे बाहर की तरफ उत्सर्जित कर दिया जाता है। उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र हैं, फेफड़े होते हैं, CO2 जो निकालते हैं, त्वचा होती है, नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल का पसीने के साथ उत्सर्जन करते हैं। यकृत होते हैं जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन, बिलीरुबिन है बेटा, ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन, स्टीरॉयड, हार्मोन, इनको क्या करते हैं, शरीर से उत्सर्जित करते हैं। नाउ आपका अगला टॉपिक आ रहा है जनन तंत्र।
यौनारंभ इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है तथा जनन परिपक्वता आती है। लड़कियों में यौनारंभ जो होता है, हम कहते हैं किशोरावस्था जो आती है वो 12 से 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाती है तथा लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। यहाँ पर आपके डिफरेंस बताया गया है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वृषण कोश में एक जोड़ी यानी कि 2 वृषण होते हैं और एक जोड़ी अंडाशय होते हैं मादा जनन तंत्र के अंदर। वृषण में नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु, तो मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। शुक्रवाहिनी नरी निकलती है जो शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है। अंडवाहिनी जो निकलती है जो अंडाशय को घर में जाके खुलती है। शुक्राशय में शुक्राणु एकत्रित होते हैं और गर्भाशय में भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। शुक्राशय जो कि मूत्रतंत्र का जुड़ा रहता है ये बाहर खुलता है, ठीक है, शिशन के द्वारा बाहर खुलती है। नरेंद्रीय प्रकार का शुक्राणु मूत्र का त्याग नर में एक ही छिद्र द्वारा होता है, मतलब एक ही वे होता है उनका, और गर्भाशय योनि मार्ग द्वारा बाहर खुलता है। गर्भाशय में भ्रूण अपरा प्लेसेंटा द्वारा माता के गर्भाशय जुड़ा रहता है तथा इसी से पोषण, उत्सर्जन व रक्त प्राप्त कर श्वसन करता है। जिस स्थान पर शुक्राशय मूत्रनलिका में खुलता है वहाँ एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। इसमें से निकला स्राव शुक्राणु को क्या देता है, पोषण देता है, जो उन्हें गति के लिए माध्यम उत्पन्न कराता है। अंडवाहिनी में अंडाणु शुक्राणु द्वारा निषेचन होता है तथा यहाँ युग्मज का निर्माण होता है, जाइगोट जिसे हम कहते हैं। वृषण से नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, जबकि आपके अंडाशय से एस्ट्रोजन स्रावित होता है। शुक्राणु को निर्माण को प्रेरित करता है तथा द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को भी नियंत्रण करता है, और जो कि अंडाणु निर्माण को प्रेरित करता है वह द्वितीयक गौण लक्षणों को, लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, ठीक है, प्रजनन की अवस्था है। युग्मक जनन नर के वृषण द्वारा तथा मादा के अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। यानी नर हो या मादा हो, दोनों में ही क्या होंगे, ये युग्मक होंगे, वो अगुणित होंगे, ठीक है, और उनके युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेल की बात करें तो मेल में आपके होगा शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, और अगर फीमेल की बात करें तो उसमें होगा अंड जनन यानी कि अंडाणु निर्माण की क्रिया। सुनाओ, निषेचन की बात करते हैं, जब ये दोनों ही जो आपके युग्मक है जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं तो शुक्राणु एवं अंडाणु के संयुग्मन से ही क्या बनता है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन, और इससे जो बनता है उसको कहते हैं युग्मनज। यानी शुक्राणु व अंडाणु के संयुग्मन से युग्मनज के निर्माण की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब जो युग्मनज बना है उस भ्रूण का रोपण होता है, कोरक का गर्भाशय के अंतःस्त्र में जाकर स्थापित किया जाता है, इस प्रक्रिया को भ्रूण रोपण कहते हैं। प्रसव, गर्भ शिशु के पूर्ण विकास होने के बाद बच्चे के जन्म की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। नाउ यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे से परस्पर सहयोग तथा समन्वय के साथ कार्य करते हैं, और अंग तंत्रों में आपस में समन्वय तो एक शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहता है। मानव तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्र है जो अंगों का वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र के भाग 2 होते हैं, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, कायिक तंत्र, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, और इसके अंदर आप देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी और अनुकंपी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका इसका निर्माण करती है। मस्तिष्क शरीर का केंद्रीय भाग है, सूचना विनिमय आदेश नियंत्रण का कार्य करता है, तापमान नियंत्रित करता है, व्यवहार, परिसंचक, श्वसन, देखने सुनने बोलने ग्रंथियों का श्रवण का नियंत्रक है। वजन होता है 1.5 किलो। शरीर का सर्वाधिक जटिल भाग है, खोपड़ी में स्थित है, मस्तिष्क के आवरण के मध्य मस्तिष्क में सहज उपस्थित है। नाउ जैसे कि यहाँ डायग्राम भी दिया गया है इसका, मस्तिष्क के भाग है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क कहलाता है और मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य करता है। लंबा गहरा विदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों में बांट देता है, जिसे 2 गोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में दूसरा द्रव्य कॉर्टेक्स या वल्कुट प्रांतस्थ होता है। अंदर की ओर श्वेत द्रव्य वाला भाग मध्यांश या मेडुला कहलाता है। हम बात करें थैलेमस, संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है, और हाइपोथैलेमस क्या होता है, भूख, प्यास, निंद्रा, ताप, थकान भावनाओं को क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। अगर हम उसके मध्य भाग की बात करें तो 4 पिंडों में बटा होता है। हाइपोथैलेमस मध्य भाग मध्य मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। प्रत्येक पिंड कार्पोस क्वाड्रिसेमिन कहलाता है। 4 होते हैं और प्रत्येक क्या कहलाता है, कार्पोस क्वाड्रिसेमिन। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए और नीचे 2 पिंड श्रवण के लिए, यानी इनका वर्कआउट भी हो चुका है कि वर्क क्या है, ऊपर के दिखने के लिए और नीचे सुनने के लिए मस्त कंट्रोल करते हैं। पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना होता है। न्यूरॉन्स का अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है।
पोस्ट जो होता है इसके अंदर वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है और मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे कि धड़कन, रक्तदाब, पाचक रसों का स्त्राव आदि। मस्तिष्क का अंतिम भाग जो मेरुरज्जु जुड़ा रहता है, मेरुरज्जु, ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। एक तंत्र की नाल है, मेडुला शुरू होकर कोशिकाओं से बड़ी नाल के अंदर से गुजरता हुआ मेरुदंड तक व्याप्त है। इसके मध्य भाग में सक्रिय केंद्रीय नाल, 2 सिरों के भीतर दूसरी द्रव्य तथा बाहरी कैसा होता है, श्वेत द्रव्य होता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन और नियमन के साथ मस्तिष्क से आने वाले अनेक आवों को क्या प्रदान करती है, पथ प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका परदीय तंत्रिका तंत्र। 2 प्रकार की तंत्रिका, ये मस्तिष्क में बनने से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है। 2 प्रकार की तंत्रिकाओं का समूह है ये। उद्दीपनों और उत्तकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक लाना होता है इसका, और प्रेरक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना होता है। कायिक तंत्रिका तंत्र की बात करें, इसके मध्य बाह्य त्रिज्याओं, प्रतिक्रिया तथा मांसपेशियां आदि कार्य संपन्न होते हैं। और स्वायत्त के अंदर ये तंत्र शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन का कार्य करती है, जैसे कि हृदय, फेफड़ा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये 2 भागों में बटी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला तो हो गया आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा हो गया आपका परानुकंपी। ये तंत्र व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है। ये व्यक्ति को शरीर में आपातकालीन परिस्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि हृदय गति की हम बात करें, तेज होना, श्वास गति बढ़ना, ये सब अनुकंपी के अंदर आते हैं। परानुकंपी की बात करें, तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है। विश्राम अवस्था में तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ करता है। यह आँख की पुतली को सिकोड़ता है, वह लार व पाचक रसों में वृद्धि करता है। हमारा अगला टॉपिक जो है वो तंत्रिका कोशिका है। इसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा।